हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। दो पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है और इंपॉर्टेंस उसके, और पार्ट सेकेंड में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल हमने डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे कोई बच्चे जो हमसे पहली बार अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास हमारा अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड भी देखिए, और चैप्टर फर्स्ट तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। यदि कोई भी बच्चे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में लिमिटेड सीट है, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है जल्दी से सीट बुक कर लीजिए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात कि आपको मैं बता दूं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए बच्चे, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ साइंस। कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं ऐसे कि मैनेजमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता है ये चीज सही है तो ऐसा होना चाहिए, पास्ट में ये अप्लाई किया था ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है और हर बार उससे सेम ही रिजल्ट आता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर दिए हैं, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में चीजें साइंस पे बेस्ड होती हैं। चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन 1856। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म 1856 में यूएसए में हुआ। इन 1878 ही ज्वाइंड मिडवल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। आपको इंट्रेंस में सीयूईटी से में इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ देता है कि जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं ये कौन से इंजीनियर थे, तो मैकेनिकल इंजीनियर। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। ही वाज प्राइमरीली concerned about the efficiency of workers and optimum utilization of resources। अब यहां पे ये मेन पॉइंट है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, इनका मेन कंसर्न था इफिशियंसी ऑफ वर्कर, की वर्कर का इफिशियंसी लेवल को बूस्ट करना, बढ़ाना, और जो गिवन रिसोर्सेस है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। टेलर और फ्योल, इनके प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि टेलर जो हैं इन्होंने वर्कर लेवल पे सोचा, लोअर लेवल के बारे में सोचा, और फ्योल मैनेजमेंट लेवल के बारे में सोचे। ये अंतर है। तो इनका था मेन कंसर्न कि इफिशिएंसी, वर्कर का इफिशिएंसी बढ़े और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। Taylor's principles and techniques were based on the observation he
conducted in the factory where methods of production, lack of planning and working methods were haphazard. जो FW टेलर है बच्चे, इनका मेनली जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक है ये बेस्ड है उन एक्सपेरिमेंट्स पे, उन ऑब्जर्वेशंस पे जिन फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशन हाफाजाल था. उन्होंने देखा कि वहां के कंडीशन क्यों बेकार है, उसको कैसे सही किया जाएगा. तो उन्होंने अपने डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक के माध्यम से वहां के वर्किंग कंडीशन को बेटर किया, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना शुरू हुआ. चलिए, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर. FW टेलर का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है तो देखते हैं. टेलर पब्लिश्ड बुक्स and research paper explaining his scientific view on industrial and management. Scientific view of industrial organization and management. टेलर, FW टेलर एक बुक पब्लिश किए, रिसर्च पेपर तैयार किए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बेटर हो सके. His major contribution was publishing the shop management and piece rate system and principles of scientific management. ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था. इन्होंने शॉप मैनेजमेंट पब्लिश किया, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. आपको क्वेश्चन अगर यहां से पूछ सकता है. He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of, यहां पे एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए साइंटिफिक मेथड्स को हमें डेवलप करना है. ठीक है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन था FW टेलर का. आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट बच्चे, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? जैसा कि नाम भी बता रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट जो है उसमें साइंस का एप्लीकेशन होना चाहिए, साइंस के रूल अप्लाई होना चाहिए, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं होना चाहिए, लॉजिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए. चलिए देखते हैं. Scientific management can be defined as application of science for each and every element of management. Scientific management क्या कहता है कि application of science for each and every element of management, मतलब साइंस का अप्लाई होना चाहिए मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट में. In general language, it means to apply scientific tools, method, trained personnel in order to increase the output. Scientific management insists on replacement of rule of thumb by science. That means decisions in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of the manager, but decision must be based on scientific studies conducted by using scientific tools. बच्चे, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस होगा वो साइंटिफिक टेक्निक के बेसिस पे लेना चाहिए मैनेजर्स को, रूल ऑफ थंब के बेसिस पे नहीं, उसके खुद के विशेस के अकॉर्डिंग नहीं. जो भी डिसीजंस लेंगे दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, तो ये चीज कहा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब के रिप्लेसमेंट की बात कहा गया है और साइंस के एप्लीकेशन की बात कहा गया है. ठीक है, कि हमें किसी वर्कर के लिए कौन सा काम करने का टाइमिंग सुटेबल है ये साइंस के बेसिस पे डिसाइड कीजिए. देखिए किस टाइम वर्कर ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं. फंक्शंस ऑफ साइंटिफिक डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशंस क्या है देखते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मीन to do and seeing that they do in the best and cheapest way. FW टेलर ने कहा है कि scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do in the best and cheapest way. कि आपको ये देखना है कि वर्कर से आप क्या काम चाह रहे हैं और वो इसे परफॉर्म करे चीपेस्ट वे में, ज्यादा कॉस्ट ना लगे. It is the art and science of preparing, organizing and directing human effort
applied to control the forces and utilize the material of nature for the benefits of man. It is operational study of work, the analysis of work into simplest element and the systematic improvement of workers performance of each element. पीटर एफ ड्रकर कहा है। तो आप इस डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस अप्लाई कीजिए, रूल ऑफ थंब नहीं, हिट एंड मिस मेथड नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं। जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो साइंस पे बेस्ड होना चाहिए। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सहयोग ना कि झगड़ा, सहयोग ना कि झगड़ा। कोऑपरेशन नॉट, कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, मतलब यहां पे कहा गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि वर्कर का डेवलपमेंट करना है ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी के माध्यम से। ये चार प्रिंसिपल के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहा गया है कि मैनेजमेंट में हमें साइंस अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है। ये थंब का मतलब होता है, रूल ऑफ थंब मींस, ये पहले बच्चे आप देखते थे लोग क्या करते थे, सिग्नेचर के प्लेस पे ये अंगूठा लगाते थे, स्टाम्प लगाते थे। वो अंगूठा और स्टाम्प लगाना कहीं न कहीं अनपढ़ की निशानी है। किसकी निशानी है? अनपढ़ की, व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कहता है कि हमें साइंस अप्लाई करना है, साइंस के डिसीजंस अप्लाई करने हैं, रूल ऑफ थंब के नहीं। जो कुछ भी मैनेजमेंट में हम डिसीजंस लेंगे वो लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो मन किया वो डिसीजंस ले लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में। According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on the intuition, experience, and hit and miss method. He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. यहाँ पे टेलर ने कहा है कि each job performed in the organization should be based on scientific inquiry. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब होगा वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन द इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। और ना ही कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है या जो मैनेजमेंट है उसके हिट एंड मिस मेथड पे अप्लाई होने चाहिए। ही सेज देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। He says there must be thinking before doing. There must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. मतलब साइंस में कहा गया है कि आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले सोचिए उसके बारे में, तब करिए। ये नहीं कि जो मन में आया कर लिए। समझिए बात ना? Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production. Taylor insisted on introduction of scientific inquiry into the domain of management practice. Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work, study, analysis. The method so developed should be substitute of rule of thumb. अब यहां पे कहा गया कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि जो हमारा डिसीजंस होगा मैनेजमेंट का वो साइंटिफिक
एनालिसिस पे बेस्ड होना चाहिए, रूल ऑफ थंब पे नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन को बढ़ाना है उसके लिए हमें वर्क स्टडी करना चाहिए, जिससे कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू particular job is decided by manager on the basis of his past experience. Taylor insists that standard time for jobs should be set up by scientifically by performing time study and in the organization, and then days target should be fixed. अब यहाँ पे कहा गया कि रूल ऑफ थंब में किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, ये मैनेजर्स के पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता था। बट साइंटिफिक एनालिसिस में कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगा, इसके लिए टाइम स्टडी करना चाहिए कि किस काम को करने के लिए कितना समय लग रहा है, जिससे कि वो वर्क इजीली परफॉर्म हो सके, ठीक है, और डेज का टारगेट फिक्स हो सके। चलिए बच्चे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, जैसे आप देख भी रहे हैं यहां पे साइंस कहा गया है, साइंस अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना है। हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी मतलब होता है बच्चे सहयोग, हार्मोनी मीन्स सहयोग, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा। तो ये कहा गया है सहयोग ना कि झगड़ा। कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप हैं, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। ये कहा गया है कि दोनों ग्रुप को, वर्कर ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप को, दोनों ग्रुप को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर ग्रुप है और मैनेजमेंट ग्रुप है, दोनों ग्रुप को एक दूसरे कोऑपरेट करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए, है ना, इसकी बात कहा गया। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी वर्क इन हार्मोनी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है उसको हार्मोनी के साथ वर्क करना चाहिए, विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मिल के काम करना चाहिए। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप होता है, एक वर्कर ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप, एंड बोथ ग्रुप्स वर्क एज अ राइवल ऑफ ईच अदर। दोनों ग्रुप एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, राइवल है। एज वर्कर ऑलवेज फील दैट they are underpaid and overburdened. Worker always feel that they are underpaid and overburdened. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हमेशा यही फील करते हैं कि मैं अंडरपेड हूं, मुझे पैसा कम मिल रहा है मेरे काम का और मेरे पास बर्डन ज्यादा है with the work. And management always feel that workers are good for nothing. ये किसी भी काम के लिए सही नहीं है, ये केवल टाइम पास करते हैं। इन दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड। यहां पे दोनों ग्रुप में अपने एटीट्यूड, अपने थिंकिंग को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। ही इंसिस्ट ऑन द मेंटल रिवॉल्यूशन, इसके उन्होंने कहा कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर, जिसके लिए कंप्लीट अपने थिंकिंग में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। they must develop positive thinking for each other and work with harmony, और हार्मोनी के साथ वर्क करे। and avoid discord, और झगड़े को रोकने की बात कहा गया है। as their objectives are in one direction only, जबकि उनका ऑब्जेक्टिव एक डायरेक्शन में है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद द वर्कर, मैनेजमेंट कंपनी के गेन को वर्कर के साथ शेयर करे। एट द सेम टाइम वर्कर मस्ट कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट लेवल। टेलर फील्स दैट प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। यहाँ पे मेनली इस बात को कहा गया बच्चे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है, एक वर्कर ग्रुप और एक मैनेजमेंट ग्रुप। दोनों ग्रुप एक दूसरे का राइवल है, प्रतिद्वंदी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हमेशा यही सोचता है
कि मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ और हमें पैसा कम मिल रहा है, और मैनेजमेंट सोचता है वर्कर आर गुड फॉर नथिंग, ये किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है, सही से काम करते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बोथ ग्रुप मस्ट चेंज देयर थिंकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, अपने अपने थिंकिंग को चेंज करे। इसके लिए उन्होंने कहा मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति, चेंज इन आउटलुक टुवर्ड्स ईच अदर, अपने अपने थिंकिंग को चेंज कीजिए और मिलके काम करिए। मैनेजमेंट के बारे में कहा गया कि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉफिट ज्यादा हो, दे मस्ट शेयर द सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट विद देयर एम्प्लॉय, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉय मस्ट गिव देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा गया है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में, सहयोग ना कि झगड़े में। ठीक है, मिलके भैया काम करो, मिलके काम करोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी बातें कहा गया है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिल के काम करने, यहां भी कोऑपरेट करके काम करने, यहां भी सहयोग की बात कहा गया है ना, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस नहीं करना है। This principle is extension of the harmony not discord. Harmony not discord से one step extended है ये। According to this principle, worker must be carried on in cooperation with each other. इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि वर्कर कोऑपरेशन में कोई काम करे with mutual confidence and understanding for each other. Workers and managers must work in cooperation. वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे के कॉपरेशन में काम करें। The management must take worker in confidence before setting up standard task for them, because when standards and targets are set up in consultation of the worker, then they will try their best to achieve. जब कोई भी स्टैंडर्ड वर्कर के कंसल्टेशन से डिस्कस किया जाएगा तो वो हमेशा कोशिश करेंगे उसको अचीव करने का। टू हैव कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मैनेजमेंट वर्कर के साथ टारगेट को डिस्कस करे, उसके बाद सेट करे, और सेम टाइम में कहा गया है, सेम टाइम में कि जो वर्कर है वो स्ट्राइक पे अननेसेसरी ना जाए, अननेसेसरी डिमांड मैनेजमेंट के साथ ना करे। अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर शुड बी एन utmost equal division of work and responsibility between workers and management. वर्कर्स और मैनेजमेंट में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विथ वर्कर, हेल्पिंग, इंकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए यहां भी कहा गया है मिल के काम करिए, टारगेट को सेट कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, इसमें कहा गया है कि जो वर्कर है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करता है तो जब शुरुआत में वो आता है तो उसके पास काम का नॉलेज नहीं होता है, काम कैसे करना है पता नहीं होता है, तो मैनेजमेंट मस्ट गिव हिम ट्रेनिंग। मैनेजमेंट उन्हें ट्रेनिंग दे जिससे कि उनका डेवलपमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेरिटी होगा। विदाउट ट्रेनिंग अ वर्कर कैन नॉट परफॉर्म हिज बेस्ट, ही विल गेट कंफ्यूज, ही विल डू टाइम पास वर्क, कंफ्यूज रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ट्रेनिंग जरूरी है। चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी वर्कर के इफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। वर्कर हमारा इफिशिएंट है, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगा। वर्कर्स इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। वर्कर की इफिशिएंसी प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। टेलर
insisted due care should be taken while selecting an employees, and after selecting they must be given job according to their qualification. और ड्यू केयर होना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय जब वर्क करता है और उनका सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन दे मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, वर्क उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देना चाहिए. एम्प्लॉय मस्ट बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज. कोई भी एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, जिससे कि उनको अगर हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं तो उनके नॉलेज अपडेट होता है. दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर. इससे क्या होगा कि इफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी कंपनी और वर्कर दोनों के लिए आएगा. इसमें यही कहा गया है ट्रेनिंग रेगुलर इंटरवल पे देना चाहिए. ये तो हमने एग्जांपल बता ही दिया. ट्रेनिंग जरूरी है टाइम टू टाइम. अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई टेक्निक वगैरह चेंज कर रहा है तो अपने वर्कर को ट्रेन करें. ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों पार्ट आपको डिस्कस कर लिया. आपको समझ में भी आया होगा. नेक्स्ट पार्ट में हम आपको FW टेलर के द्वारा जो साइंटिफिक टेक्निक दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सभी को थैंक यू. आप लोग जुड़े रहें. अब आप अगर चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने 4-5 जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको शेयर कर लीजिए, जिससे कि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके. और हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रहा है बिजनेस स्टडीज में. कमेंट में जरूर बताइएगा. और कब से आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है कमेंट में जरूर बताइएगा. और इसके अलावा आप किसी और भी टॉपिक का यदि लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा. और यदि कोई बच्चा हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहता है तो वाराणसी में जो लंका पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, आप कांटेक्ट कीजिए. हमारे 2 गिवन नंबर हैं 8676080858 पे या 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए. प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या QR को स्कैन करके कर सकते हैं. थैंक यू. टेक केयर.